एक समय था जब भारत पर राज करने वाले शासक खुद गुलाम हुआ करते थे, लेकिन 1206 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास बदल दिया। एक गुलाम बना सुल्तान और शुरू हुआ एक नया साम्राज्य। इस साम्राज्य को असली ताकत दी एक ऐसे शासक ने जिसने इसे मजबूत बना दिया। फिर आई एक ऐसी शासक जिसने परंपराओं को तोड़ दिया, और फिर आया एक ऐसा शासक जिसने डर के दम पर राज किया। लेकिन समय के साथ कमजोर शासकों और साजिशों ने इस सल्तनत को तोड़ दिया, और आखिरकार एक और वंश ने आकर इसे खत्म कर दिया। लेकिन आखिर कैसे गुलामों का यह साम्राज्य खुद ही बर्बाद हो गया। सोचिए, एक ऐसा दौर जब गुलाम बादशाह बन गए। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक बहुत ही अनोखे पन्ने की, गुलाम वंश की, या जिसे हम मामलुक वंश भी कहते हैं। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नींव उन लोगों ने रखी जिन्हें कभी बाजारों में बेचा और खरीदा जाता था। तो सवाल उठता है, ये मामलुक आखिर थे कौन? मामलुक का सीधा सा मतलब है एक ऐसा सैनिक जो गुलाम हो। और यहीं इसी बात में इस पूरे वंश का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास छिपा है कि आखिर कैसे वो सैनिक जो कभी गुलाम थे वो सल्तनत के सुल्तान बन बैठे। कमाल की बात है ना। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। इस वंश की नींव कैसे पड़ी, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब उत्तरी भारत की सियासत में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। देखिए, सीन कुछ ऐसा था कि 1000 से 1200 ईस्वी के बीच, यानी करीब 200 साल तक उत्तर भारत पर कब्जे के लिए लगातार लड़ाइयां चल रही थीं। कहानी में असली ट्विस्ट आता है करीब 1173 में, जब मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में गद्दी पर बैठता है। फिर 1192 में तराइन की मशहूर लड़ाई के बाद वो अपने एक बहुत ही काबिल मामलुक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय इलाकों की देखरेख का जिम्मा सौंप देता है। और फिर 1206 में अचानक मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसका कोई वारिस नहीं था। तो सोचिए क्या हुआ होगा इतने बड़े साम्राज्य का, जब कोई वारिस ही ना हो तो साम्राज्य बिखर जाता है। और ठीक यही हुआ। गोरी का साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया, और इन टुकड़ों पर, इन अलग अलग इलाकों पर अपना हक किसने जमाया? जी, उसी के मामलुक जनरलों ने। और यहीं से मैदान में एंट्री होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। ऐबक का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला था दिल्ली सल्तनत को गजनी से पूरी तरह अलग कर देना। इस एक फैसले ने भारत को सेंट्रल एशिया की राजनीति से काफी हद तक बचा लिया। हाँ, और दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार, उसका कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही शुरू करवाया था। हालांकि इनकी हुकूमत ज्यादा लंबी नहीं चली। तो ऐबक ने नींव तो डाल दी थी, पर अब इस नींव पर एक मजबूत सल्तनत खड़ी करने का असली काम बाकी था। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे पूरा हुआ। इसे ऐसे समझिए, अगर ऐबक इस वंश के फाउंडर थे तो इल्तुतमिश थे इसके असली आर्किटेक्ट। मतलब ऐबक ने जमीन तो तैयार कर दी, लेकिन उस पर सल्तनत की शानदार इमारत खड़ी करने का काम वो इल्तुतमिश ने किया। तो इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का दामाद भी था, 1211 में तख्त पर बैठा, और आते ही उसने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले तो राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया, फिर बिहार और बंगाल पर अपना कंट्रोल मजबूत किया, और एक बहुत बड़ा काम, उसने चंगेज खान जैसे खतरनाक मंगोल आक्रमणकारी से सल्तनत को बचाया। कुतुब मीनार का जो काम अधूरा था उसे पूरा करवाया। और इतना ही नहीं, उसने सल्तनत की अपनी करेंसी भी शुरू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। मतलब हर तरफ से सल्तनत को मजबूत बना दिया। इल्तुतमिश का एक और कमाल का आइडिया था, इक्ता सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही क्रांतिकारी था। इसमें होता यह था कि सुल्तान अपने तुर्की सरदारों को जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता देता था। वो सरदार वहां से टैक्स वसूलता था और बदले में सुल्तान के लिए एक सेना तैयार रखता था। और सबसे खास बात, ये पद खानदानी नहीं था, मतलब बाप के बाद बेटे को नहीं मिलता था। इससे सारी पावर सुल्तान के हाथ में ही रहती थी। इसीलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि इल्तुतमिशी असल में दिल्ली सल्तनत का असली आर्किटेक्ट था। इल्तुतमिश के बाद सल्तनत की कहानी में एक नया ड्रामा शुरू होता है, और ये ड्रामा था तख्त और तख्त बनाने वालों के बीच की लड़ाई का। हुआ ये कि इल्तुतमिश अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में इस बात को लेकर बड़ा परेशान था कि उसके बाद तख्त कौन संभालेगा। उसे अपने बेटे इस लायक लगते ही नहीं थे। तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने अपनी बेटी रजिया को अपना अगला वारिस चुन लिया, और इसी के साथ रजिया सुल्ताना दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक बनी।
उनकी हुकूमत चली तो सिर्फ 3 साल, 1236 से 1239 तक, लेकिन इतिहास में ये 3 साल बहुत मायने रखते हैं। लेकिन रजिया के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा क्या था? एक नंबर 40। ये 40 लोग कौन थे? ये थे सल्तनत के 40 सबसे ताकतवर तुर्की सरदार। इनका एक ग्रुप था जिसे चहलगानी या चालीसा कहते थे। तो लड़ाई सीधी थी। एक तरफ थे चालीसा, जो तख्त पर एक कठपुतली चाहते थे जिसे वो अपने इशारों पर नचा सके, और दूसरी तरफ थी रजिया, जो एक मजबूत और आज़ाद सोच वाली शासक थी। उन्होंने पर्दा करना छोड़ दिया, मर्दों की तरह कपड़े पहनकर खुले दरबार में आने लगी और यहाँ तक कि जंग के मैदान में सेना को लीड भी किया। जाहिर है ये सारी बातें चालीसा को सीधी चुनौती थी। रजिया के बाद सल्तनत में फिर से एक अस्थिरता, एक कमजोरी का दौर आया। लेकिन फिर उन्हीं सरदारों के बीच से एक ऐसा शख्स निकला जिसने सत्ता की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली, और ये शख्स था गियासुद्दीन बलबन। मजे की बात यह है कि वो खुद उन्हीं चालीसा का हिस्सा था। उसने पहले पर्दे के पीछे से यानी नायब बनकर हुकूमत चलाई और फिर 1265 में सीधा तख्त पर ही कब्जा कर लिया। देखिए, बलबन को एक बात साफ समझ आ गई थी कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सुल्तान को सबसे ताकतवर बनाना होगा। उसने सुल्तान के पद की शान बढ़ाने के लिए दरबार में कड़े नियम लागू किए, जैसे सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सलाम करना, और पाइबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना। अपने सरदारों पर नजर रखने के लिए उसने जासूसों का एक पूरा नेटवर्क बना दिया। और सबसे बड़ा काम, जिस चालीसा से वो खुद आया था, उसी चालीसा की ताकत को उसने जड़ से उखाड़ फेंका। बलबन ने अपनी सख्ती से सल्तनत को तो लोहे की तरह मजबूत कर दिया, लेकिन इस आयरन मैन के जाते ही ये वंश ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। हुआ ये कि 1286 में बलबन की मौत हुई और सल्तनत में एक पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन सा आ गया। उसका पोता कैकोबाद गद्दी पर तो बैठा, लेकिन वो बहुत ही कमजोर शासक था, और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाया खिलजियों ने। 1290 में उन्होंने गुलाम वंश के आखिरी सुल्तानों को हटाकर तख्त पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ मामलुक वंश का अंत हो गया। तो फिर बलबन को कैसे याद किया जाए? एक तरफ उसे दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक माना जाता है। उसने सल्तनत को बिखरने से बचाया। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है कि उसका बनाया हुआ सख्त सिस्टम इतना ज्यादा उसी पर टिका हुआ था कि उसके जाने के बाद उसके वारिस उसे संभाल ही नहीं पाए। तो गुलाम वंश की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा साम्राज्य जिसे गुलामों ने अपनी काबिलियत के दम पर खड़ा किया था, वो आखिर में अंदरूनी लड़ाइयों और कमजोर वारिसों की वजह से खत्म हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी ताकत को, किसी भी सत्ता को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है।